जमीन के नीचे का इतिहास अलग है, जमीन के ऊपर अलग है। काशी में कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष भी है, वहाँ पर दिखती है। साक्ष्य होते हुए भी मतलब प्रूव करना पड़ता है साक्ष्य है, ठीक है ना। यदि आप खंडित इतिहास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप पूरा खंडित ही रहेंगे। कोई ये था कि भाई देवी गई तो बरसात भी चली जाएगी, दुष्काल आएगा, ये है, तो वो किसको रास्ता दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, मतलब कारण तो होगा ना उसका। पांचजन्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और इस बार हम विशेष साक्षात्कार में जिनके साथ हैं, जो विभूति हमारे साथ हैं, जो हमारे विशेष मेहमान हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल श्री यदुवीर सिंह रावत हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग का एक ये माना जाता है कि ये मानव इतिहास और संस्कृति के बीच एक सेतु का काम करता है। जो हमारे इतिहास को बताने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को सामने लाने वाली चीज़ें हैं, वो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है। और वो इस जिम्मेदारी को वर्षों से 1931 से लगातार निभाता आ रहा है। इसकी जब स्थापना हुई थी पुरातत्व विभाग की, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक अनेक ऐसी खोजें हुई हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को एकदम एक नए स्वरूप में सबके सामने रखा है। और आज भी हम देखते हैं कि जिस अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हुए हैं, उसके पीछे पुरातत्व विभाग का कितना बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि अदालत ने पुरातत्व विभाग द्वारा प्रस्तुत जो प्रमाण थे, उन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और यहाँ कभी एक भव्य मंदिर हुआ करता था। इसी प्रकार आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है अदालत के निर्देश पर, उस सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है, उस सर्वे से पता लगता है कि पुरातत्व विभाग ने कितनी मेहनत से उस उत्खनन को किया है और इस तरह के दस्तावेजी प्रमाण हमारे सामने रखे हैं कि इस मामले में भी मुझे लगता है कि कई चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो आइए हम बात करते हैं यदुवीर सिंह रावत जी से और पूछते हैं अपना पहला सवाल। रावत जी, ये अभी रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर, और हम जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि वो स्थान है जहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ था, जहाँ प्रभु जन्मे थे। और इसको सिद्ध करने में एएसआई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एएसआई के उत्खनन के आधार पर ही अदालत ने, कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि यहाँ पर कभी एक भव्य मंदिर होता था और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान रामलला प्रकट हुए थे। उस सारे विषय के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो उत्खनन कार्य आपने लिया था, जब किया था, तो उस उत्खनन कार्य के क्या महत्वपूर्ण योगदान, और आज जो जिस प्रकार का हमने वहाँ पे कार्यक्रम देखा, उसमें जब आपने देखा होगा तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रहा होगा कि इसमें एएसआई का कितना बड़ा हाथ है। तो दर्शकों को मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा उसका विस्तार से बताएं। उसका एक्चुअली शुरुआत हुई थी प्रोफेसर बीवी लाल द्वारा। वो बहुत बड़े, मतलब महान वो थे पुरातत्वविद, उनका तो नाम बहुत बड़ा जी मतलब इसमें। तो उन्होंने एक रामायण जो है प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो उस दौरान उनको वहाँ जो है खम्भे मिले थे, एक बहुत, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी खम्भे मिले अयोध्या में, जहाँ पर जो ये राम जन्मभूमि के आसपास। तो उस टाइम उन्होंने मतलब व्यक्त किया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मतलब जो है मंदिर के ये अवशेष होंगे, मतलब जो बाद में जो है कि अभी जो रिसेंट खुदाई हुई, जो उसके बाद जिस पर निर्णय हुआ, जिसमें बुद्ध रश्मि, मणि और जो भी और थे पुरातत्वविद, तो कोर्ट के आदेश पे जो है सब कुछ हुआ। और वो भी मतलब जो है कि आर्कियोलॉजी विभाग का प्रोग्राम नहीं था, वो जो है कि कोर्ट का निर्णय था और उसके ऑर्डर पे, मतलब तो कोर्ट की तरफ से ही खुदाई समझो एक प्रकार से माना जाए तो। और उस टाइम पे जो पुराने अवशेष से और जो नए मिले हैं, उन्होंने उसको समर्थन किया कि भाई यहाँ पर जो है कि जो जमीन के नीचे का इतिहास अलग है, जमीन के ऊपर अलग है। तो जमीन के नीचे एक्चुअल वहाँ पर जो है मंदिर को तोड़ के ही बनाया था। और ये तो ऑलरेडी मतलब जो है कि हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य भी थे
खुद मतलब लोगों ने लिखा है इस इतिहास में, उस समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है। तो उसमें एक्चुअली न मानने का तो कोई प्रश्न होता नहीं है, मुझे लगता है मतलब कि, और जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल उसी पे को ध्यान में रखते हुए दिया है। ये कुछ चीज़ें ऐसे कि जो आपको उसको नकार नहीं सकते, उसके जब साक्ष्य अवेलेबल है, आपको प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए तो आप झुटला नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि मतलब जो है कोर्ट ने उसको माना है। तो पुरातत्व के साक्ष्यों के आधार पे इतनी बड़ा मतलब एक बहुत मतलब बड़ा कार्य हुआ है, ये भी मतलब एक अनोखी वस्तु कहेंगे हम, मतलब जो है कि, और ये एएसआई का सौभाग्य है, एएसआई का सौभाग्य भी है और योगदान भी है, जो कह सकते हैं। मतलब आपने प्रोफेसर बीबी लाल का उल्लेख किया, और मुझे याद है कि प्रोफेसर बीबी लाल को अपना गुरु मानने वाले के मोहम्मद साहब का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। हाँ, वो के मोहम्मद का मैं ज़रूर मतलब वो कहूँगा कि उनका बड़ा योगदान है। उनका एक्चुअली इतने साहस करने वाला व्यक्ति मतलब जो है बहुत कम होते हैं, बिरले लोग होते हैं कि जो ऐसा मतलब सब प्रवाह के विरुद्ध कुछ जा सकते हैं। और उसके लिए मैं उनका बड़ा मतलब वो करूँगा कि मतलब उन्होंने इतना साहस दिखाया और लोगों को सत्य के मतलब बताया कि भाई ये वो साक्षी रहे हैं। इसलिए मतलब वो जबकि स्टूडेंट थे उस टाइम, परंतु एक बड़ा साहस उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर सत्य है, आप सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ खड़े रहना ये सबसे बड़ा साहस है। ठीक है ना। तो मैं इसलिए उनका मतलब उसके लिए मैं उनका मतलब वो करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जो भी इतना साहस दिखाया। और अभी भी कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, और उसमें कहा कि हमें साक्ष्यों को नकारने का, हम कैसे नकार सकते हैं कि राम वहाँ पैदा हुए, ये साक्ष्य चिल्ला कर कह रहे हैं, किस अंधे को भी नहीं दिखेगा कि ये साक्ष्य हैं। वो आज भी इस बात को हर मंच से उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका भी बड़ा योगदान है उसमें जो है जी। और इसी प्रकार का योगदान एएसआई का मुझे मालूम है काशी विश्वनाथ मंदिर में भी है। और काशी विश्वनाथ मंदिर आज जिस भव्य रूप में खड़ा है, उसके पीछे भी एएसआई का बहुत बड़ा योगदान है। एएसआई का तो एक्चुअली काशी विश्वनाथ में तो अभी तो जो है सरकार के हिसाब से उसका हुआ है, जो है जो यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने मतलब उसका बहुत अच्छा विकास किया है। काशी विश्वनाथ में अभी केवल वो जो हमारा तरफ से एक रिपोर्ट गई हमारे विभाग की तरफ से, वो भी मतलब कोर्ट का आदेश ही है। और कोर्ट मतलब ऐसा है कि जो वहाँ पर दो पक्ष हैं, मुझे लगता है कि, और उनके आग्रह पे ही हुआ है ये, कोर्ट ने माना है भाई कि, पर काशी में कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष भी है वहाँ पर दिखती है। मतलब कई चीज़ें आजकल ऐसा है कि भाई देखिए, यदि साक्ष्य होती हुई भी मतलब प्रूव करना पड़ता है साक्ष्य है, ठीक है ना। तो पुरातत्व की केवल यही उसमें वो क्या कहते हैं कि हमारा वही मतलब भूमिका है कि हमको केवल पहचान देनी होती है कि कौन सी चीज़ क्या है, कब की है, कौन सी स्टाइल में है, ठीक है ना, उसकी शैली क्या है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, उसका स्थापत्य क्या है। तो क्योंकि हमें वही पढ़ाया जाता है कि हर काल विशेष का स्थापत्य कैसा होता है, उसकी शैली क्या होती है, और धार्मिक विधि की जो पूजाएं होती है उसके लिए क्या स्थापत्य बनता है। तो उसके ही आधार पे हम अपना रिपोर्ट देते हैं। वो हमारे विभाग ने दिया है, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने उसमें, ज्ञानवापी वाला जो ज्ञानवापी में जो है वो काशी के पास ही है, वो जो है विश्वनाथ के कैंपस के बगल में ही है वो। तो ये हमारी रिपोर्ट है। उसके अलावा तो जी, और उसमें जो मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है उसमें स्पष्ट रूप से आपके एएसआई की तरफ से लिखा गया है कि ये सब प्रमाण सिद्ध करते हैं कि यहाँ कभी एक भव्य मंदिर रहा होगा। हाँ, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं उसमें बहुत सारे धार्मिक चीज़ें दिखाई गई जी। 55 स्लाइड्स शायद ऐसी हैं कि वो दिखाती हैं हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में थोड़ा। और फिर मैसन मार्क भी है उसमें, जैसे स्वस्तिक है, त्रिशूल है, पुष्प है, एलिफेंट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। बाकी स्थापत्य में इल्ली का तोरण है, आपने देखा होगा, बड़ा सा दरवाज़ा है, वो इल्ली का तोरण एक्चुअली गुजरात और राजस्थान का जो है वहाँ से शुरू हुआ था, वो जैन शैली का। तो वो भी दिखता है वहाँ पर। तो और जो आपकी दिवाली पूरी दिखती है कि जो स्थापत्य है उसका, जो पीठ है, जैसे टेम्पल उठता है उसके पीठ के सब हिसाब से दिखते हैं।
तो आर्कियोलॉजिस्ट तरीके तो मैं कह सकता हूँ भाई कि ये साक्ष्य तो हमें तो दिखते हैं, मतलब बाकी जो है कि वो डिसीजन कोर्ट को लेना है, माने नहीं माने। आगे आपको क्या उसमें लगता है और उत्खनन की वहाँ पर गुंजाइश है? ये तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो जो आदेश मिलेगा जो है तो और उत्खनन किया जा सकता है, मतलब बाकी हमें मतलब हमें पक्ष में नहीं है, मतलब पक्ष या विपक्ष में कहीं नहीं है, पर जो हमें आदेश होगा हम अपना धर्म पूर्ण मतलब उससे निभाएंगे। पूरा जैसे पुरातत्व जो है अपना जो सिद्धांती है मतलब पुरातत्व विभाग का कि भाई हमारा मतलब जो है कि हमें उसको ऑब्जेक्टिव ढंग से निकलना, न कि सब्जेक्ट जो हमें जो मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं उनको क्लियर कट हम प्रस्तुत करेंगे भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ें पहले की है, जो चीज़ बाद की है, उनको ही प्रकाशित करना हमारा वो है, तो वही हम कर सकते हैं। उसके अलावा तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ कि ये उस काल का है और ये इस काल में ये शैली प्रचलित थी और ये शैली के प्रमाण हमें मिले, और ये चीज़ का जो है पुनर्उपयोग हुआ है, ये चीज़ नहीं जोड़ी गई है। तो सर ये हर खोज में या हर उत्खनन में आप ये उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं? वो सब करते हैं। एक्चुअली हम एक्सकेवेशन में जब कालक्रम निर्धारित करते हैं तो उसमें यही एक पूरी पद्धति होती है। एक ही मकान कितनी बार बनता है, कितनी बार टूटता है, तो हम कहते हैं भाई ये पहली पीढ़ी का मकान है, दूसरी पीढ़ी वाले ने जब दोबारा मकान बना है तो उसने पुराने मकान को इतना हटा दिया, उसके नींव बाकी रखी, नींव के ऊपर अपना मकान बना दिया। फिर दूसरी पीढ़ी आई, उसने अपना एक पूरी प्रक्रिया है ये। और उसमें जब आप लंबा समय होगा तो कई बार क्या होता है कि वो ईंटों का वो बदल जाता है, साइज बदल जाता है, आकार, साइज, हाँ, कई बार उसके अंदर का मटेरियल बदल जाता है, तो उससे लगता है भाई ये इस समय का होगा, ये इस समय का होगा, ये समय का होगा, तो उसका तो एक साइंस है, तो उसको तो आप नकार नहीं सकते। तो हमारा ये है कि हम संपूर्ण मतलब जो है कि सत्यता के साथ जो है प्रस्तुत करें। ये सर कालखंड जो आपने कहा ना कि हम बताते हैं कि इस कालखंड का, ये तय कैसे करते हैं? कार्बन डेटिंग प्रोसेस से या किस और? देखो कार्बन डेटिंग तो आया 1949 में, उससे पहले भी आर्कियोलॉजी आ गया था। तो एक था सापेक्षता का सिद्धांत, जैसे हम सापेक्षिक जो है तुलना करते थे कि भाई ये चीज़ यहाँ मिली है। कुछ चीज़ें क्या होता है, देखो मोहनजोदड़ो की डेटिंग जो है, हड़प्पा सभ्यता की डेटिंग कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया से। हाँ, वहाँ एक जगह है उर। उर में वहाँ एक जो किंग हुआ उसकी डेट जाती है 2375 BC। अच्छा, 2375 BC में उसके कालखंड का जो स्तर है उसमें से हड़प्पन सील मिली। अच्छा, तो वो कॉमन फैक्टर आप कॉमन फैक्टर वही सील यहाँ भी मिलती थी। तो मार्शल ने कहा वहाँ इतनी डेट जाती थी, यहाँ भी इसकी डेट इतनी जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। तो ये सापेक्षता के सिद्धांत के आधार? हाँ, ये सापेक्षता मतलब तुलना करते हैं हम लोग, मतलब रिलेटिव डेटिंग बोलते हैं इसको। तो क्या रिलेशन होगा इस वस्तु का इस वस्तु का, एक ही स्टाइल में है, एक ही मतलब उसके टेक्निक है, एक ही मटेरियल है, तो कैसे ये वहाँ पहुँची होगी या वहाँ से यहाँ आई होगी। तो वो एक डेटिंग का तरीका है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम आजकल एक ही मतलब जैसे कि बर्तन आपको पूरे दुनिया में लगभग एक जगह का कुछ कॉमन मिलता है, बनावट एक जैसे, हाँ, तो पता चलेगा भाई इससे टेक्नोलॉजी कब आई और कब फैली है, ठीक है ना। पहले हम लोहे के बर्तनों में खाते थे, अब शीशे वो एल्युमिनियम में आए, फिर स्टील में आ गए, तो वो सब सापेक्षता है। केवल फ़र्क होगा जहाँ से मतलब जो तकनीक निकली होगी वहाँ थोड़ा हो सकता है 20-25 साल 50 साल। लेकिन सर आजकल तो ऐसी तकनीक आ चुकी है कि आप एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। डेटिंग के मेथड है मतलब, पर उस आजकल क्या मेथड अब? आजकल जो है कि एक तो C14 डेटिंग है, वो तो पुरानी पद्धति है। अभी AMS डेटिंग है और एक दो और तरीके हैं, बाकी और पुरानी चीज़ों के लिए तो बहुत सारा रेडियो। और इससे बिल्कुल एक बारीक कालखंड का पता लग जाता है। हाँ, मतलब कई उसमें थोड़ा प्लस माइनस तो होता है, पर आपको इंडिकेट तो करता है इस पीरियड का। पर उसके साथ साथ हम उसी पे निर्भर नहीं करते हैं, C14 डेटिंग पे ही नहीं करते हैं। उसके अलावा ये जो निरपेक्ष जो हमारी डेटिंग है, ये रिलेटिव डेटिंग, उस पे भी वही आधार होता है। क्योंकि आपने डेट तो दिया, पर डेट के साथ आपको उसी काल की लिपि में कोई इंस्क्रिप्शन मिल रहा है,
तो आप तो दोनों को तोलेंगे ना। जी हाँ, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक होना, तो यदि डेटिंग हो सकती है कि उसमें कंटमिनेशन होगा तो गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है वो परफेक्ट होगी। उसमें बहुत प्योरिटी ऑफ सैंपल होना जरूरी होता है, उसी के आधार पे आपको डेट बहुत करीब मिल सकती है। यदि प्योरिटी जरा सी भी इम्प्योरिटी होगी तो आपकी डेट गलत जा सकती है। परंतु उसके साथ साथ जैसे सिक्के मिल रहे हैं हमारे को, या हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, तो आप उसकी लिपि का जो विकास है उसकी डेट है, क्योंकि वो अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो लिपियाँ तो जो है कि आपका जो है 1st सेंचुरी से पहले से अशोक के टाइम से मिलना शुरू हो जाती है, और उसका एक क्रमिक विकास है पूरे भारत में। तो वो विकास की अलग अलग जो है चरण है, तो आपको पता चलता है ये कब आया है। उसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि भाई ये लिपि इस काल की है, और डेट भी इसको सपोर्ट करती है। हाँ, तो ये जो प्राप्त प्रमाण है ये इस कालखंड। बिल्कुल, तो ये दोनों चीज़ें हैं। उसके साथ साथ वही कला और स्थापत्य, ये दोनों भी चलते हैं। कुछ चीज़ें मतलब जो है कि आपको 5वीं सदी में बननी शुरू हुई, कुछ 8वीं में बननी शुरू हुई, कुछ 11वीं में बननी शुरू हुई, तो उसका भी अलग अलग एक डेवलपमेंट है। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं ये द्वारिकाधीश का, तो ये 16वीं सदी का आर्किटेक्चर है, जबकि इसके नीचे जो है आपका 7वीं 6वीं सदी तक के अवशेष है नीचे। यहाँ खुदाई हुई है नीचे। हाँ, तो इसके नीचे पूरा क्रमवार एक विकास है, तो उनकी स्टाइल अलग होगी, मतलब प्रथा मंदिर मतलब। तो ये एक मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट को ये पढ़ाया जाता है, और इसी के आधार पे हम अपना निर्णय लेते हैं। पुरातत्व एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक रोमांचक आयाम रखती है कि जाने क्या जमीन के गर्भ से निकलेगा। तो उस रोमांच के अगले आयाम या अगले पड़ाव के रूप में हम क्या देखेंगे? यानी आपकी कोई महत्वपूर्ण खोज इस समय भारत में और किसी स्थानों पे चल रही हो? अभी तो एक्चुअली हम जो पुराना काम हुआ है उसको उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी बहुत सारी हमारे यहाँ समस्याएं हैं अभी, और मेरे लिए तो जो मेरी एक पहले से मैं सोचता रहा हूँ इस बारे में कि हमने लिटरेचर को, अपने साहित्य को, और जो हमारे पुरातत्वीय खोजें हैं, खास करके जो है कि हिस्टोरिकल पीरियड से पहले, उसको अभी तक जोड़ नहीं पाए। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मतलब समृद्ध साहित्य है वैदिक काल से लेकर के, और जो उसका ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, फिर बाद में जो है आपका पाणिनि आ जाते हैं, फिर आपके पतंजलि तक आते हैं। तो ये पूरा जो साहित्य है इसको किसके साथ रखें, ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ हमारे पास एक बहुत विकसित सभ्यता है जो लगभग 1900 BC तक जाती है, वहाँ से उसका डिक्लाइन होता है 15वीं शताब्दी BC के आसपास, और उसके बाद फिर एकदम ग्रामीण सभ्यता है 6वीं 7वीं शताब्दी BC तक, मतलब लोग रह रहे हैं पर वो बिल्कुल एकदम से ग्राम्य जीवन जी रहे हैं, सतही स्तर पे है। अब इतना उत्कृष्ट साहित्य कहाँ पनपा होगा? ये तो बहुत बड़ी एक वो है। आप जो वैदिक साहित्य देखते हैं, ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, अब इतना उत्कृष्ट साहित्य है, इतना उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है, क्या नहीं कर रहे हैं? वो सभी कुछ कर रहे हैं, नहीं? तो वो कौन होंगे? हड़प्पा काल के समकालीन होंगे, या जो 1900 पहले के जो सिस्टम है उसके साथ जाएगा, या उसके बाद से 8वीं शताब्दी के साथ जाएगा। लेकिन इसमें सर ये आर्कियोलॉजिकल उत्खनन कहाँ आते हैं साहित्य के अन्वेषण में? आर्कियोलॉजिकल उत्खनन तो है, उत्खनन के साथ कैसे जोड़ेंगे, मतलब जी वही मैं पूछ है ना। तो वो उनका एक्चुअली क्या है कि वो आर्कियोलॉजी हमें बताता है उनकी जीवन शैली, उनकी नगर व्यवस्था, उनका जो है कि जो रहन सहन, खाना। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि वेदकालीन क्या हमारा समाज कैसा रहा होगा, कैसी बनावट रही होगी नगरों की, देहातों की, ग्रामीणों की, उसका पता लगाना क्या अभी काम चल रहा है? उनका एक्चुअली वो तो वैदिक साहित्य में तो लिखा ही है, पर वो रिफ्लेक्ट कहाँ होता है?
उसका खोज चल रही है। वो एक्चुअली बहुत बड़ा काम है। जी हाँ, ये तो बहुत विशाल काम है। क्योंकि मुझे जो लगता है, जो वो मेरी जो भावना है कि देखिए, जब तक मोहनजोदड़ो नहीं हुआ उससे पहले मैक्स मुलर ने 1500 BC फिक्स की ऋग्वेद की डेट, क्योंकि उनको पहले के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक, मतलब इंडियन जो है बड़ी मुश्किल से अशोक से लेकर के और वहाँ तक पहुँचे। जो हम जो है कि अशोक भी नहीं था, मतलब जो बाद में हमारा इतिहास से मतलब वहाँ तक पहुँचे। अब उससे बियॉन्ड जब आपको और पुराना मिल गया तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं? अब हम लोग तो हमने पकड़ ली वो जो कहते हैं ना, लकीर पकड़ ली एक, कि भाई 1500 से आगे तो कुछ हो नहीं सकता है, हमारे वेद वहीं से आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस कड़ी को सॉल्व कौन करेगा? ठीक है ना? बहुत बड़ी गुत्थी अपने आप में। हाँ, क्योंकि उसके बाद जो भी हुआ कोई उसको आगे ले जाने के लिए तैयारी नहीं हुआ। मतलब बहुत प्रयास तो हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि ये हड़प्पा काल में होना चाहिए। हड़प्पन सभ्यता जो है वो ऋग्वैदिक या वैदिक युग को रिफ्लेक्ट करती होगी। ऐसे हैं लोगों ने बहुत काफ़ी काम किया है। ये जो रोमांच जो मैंने जिक्र किया था कि पुरातत्व में एक रोमांच का आयाम जुड़ा हुआ है, ये रोमांच वो है कि जो हमारा बीत गया, जो प्राचीन है, उसको उघाड़ करके आज के हम लोगों के सामने रखना। ये अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि पुरातत्व का अर्थ ये है, तो मैं कहाँ तक ठीक हूँ? नहीं, वो तो देखिए, देश जो है, देश भी एक शरीर है। ठीक है ना? तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए शरीर का हमेशा टेस्ट कराते हैं ना, सालों साल डॉक्टर पे जाते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये अंग में क्या हो रहा है। तो संपूर्ण स्वस्थता के लिए मुझे लगता है कि अपने देश को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने देश के लिए प्यार करेंगे। यदि आप खंडित इतिहास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप पूरा खंडित ही रहेंगे। ठीक है ना? तो एक्चुअल में या हमें इतिहास को देश के तौर पे पढ़ना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। मतलब लोग भले ग्लोबल ये सब कुछ करें, ग्लोबल ठीक है, व्यापार तक भी ठीक है, रिलेशन तक भी ठीक है, परंतु आप एक स्वतंत्र मतलब जो है व्यक्तित्व जो है, देश का भी व्यक्तित्व है, उसकी संस्कृति है, उसका जलवायु है, और उसमें रहने वाले लगभग उसके ही स्वरूप होने चाहिए। ठीक है ना? तो जब तक आप में ये भावना नहीं होगी, उस ढंग से आप इतिहास का सर्जन नहीं करोगे, मुझे लगता है कि तब तक जो है ये सब विवाद चलते ही रहेंगे। विवाद होना चाहिए, पर विवाद मतलब विवाद नहीं, पर संवाद होना चाहिए, जो हमारी परंपरा थी। तो संवाद होते ही रहेंगे, होते ही रहना, पर बियॉन्ड अपनी लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। और एक बात जो कही जाती है ना सर के, भारत प्राचीनतम सभ्यता है, प्राचीनतम सभ्यता है, तो एक पुरातत्वविद के नाते ये बात आप कहाँ तक खरी पाते हैं? उसका एक्चुअली क्या है कि सौभाग्य से मतलब हम बहुत रिच, मतलब बहुत समृद्ध देश है, मतलब हर दृष्टि से देखा जाए तो, मतलब जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ की जो जलवायु है, जो यहाँ की उपजाऊ ज़मीन है, पानी का व्यवस्था है, तो कभी ऐसा नहीं आया कि आपको एक एरिया छोड़ के मतलब जो है कि आपको वहीं शरण मिली है, अपने ही देश में मिली है। ठीक है? तो वो एक साइकिल थी रहा, जो आपने अवंडन किया, फिर से आपने उसको आबाद किया। और आज भी हमारे गांव में जो पुराना भारत जिंदा है कहीं। ठीक है ना? कभी साइकिल पलट भी गया तो वो वहाँ से फिर शुरू करेगा वो साइकिल। तो इसलिए ये देश मतलब हमेशा जो है वो साइकिल जो है हमेशा चलता रहा है, और हम हमेशा मतलब आगे वो कभी मतलब जो है कि वो आपको वो नहीं मिलती, मतलब कि भाई इसका सभ्यता का अंत हुआ, कुछ नहीं। क्योंकि सभ्यता लोग ऐसे मतलब जो है कि आप स्मृति, जो हम वेदों को स्मृति भी कहते हैं ना, तो स्मृति को उन्होंने कायम रखा, ये भी एक प्रमाण है। स्मृति कायम क्यों रखी गई? भाई जब कोई भव्य स्मृति होगी उसी को याद रखेंगे ना आप, बुरी स्मृति तो बहुत मुश्किल है। और नई पीढ़ी को तो आप पुरानी वही स्मृति देंगे जो अच्छी हो। ठीक है ना? दुखद तो नहीं देंगे। तो ये क्या कम प्रमाण है स्मृति को जिंदा रखने का? और
श्रुति जिसको बोलते हैं, श्रुति का उद्देश्य यही था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअली हमारे विद्वानों को, खास करके जो संस्कृत के स्कॉलर हैं, और मैं कह रहा हूँ कि एक मास जो है पूरे साइकोलॉजी जानते हैं, मतलब साइकोलॉजी के जो फेज होते हैं बहुत दुखद भी होते हैं, बहुत सुखद भी होते हैं, ठीक है ना। तो दुखद साहित्य फेज में कैसा साहित्य पैदा होता है और सुखद उसमें कैसा साहित्य होता है, इसको भी आप कल्पना करें। तो मुझे लगता है कि जो मेरा मतलब ज्ञान है, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो मैंने लोगों के संगत में रह के देखा भी और अनुभव किया है, तो मुझे लगता है कि देखिए कि ऋग्वेद एक बड़ी अच्छी वो है, स्मृति है। और वैदिक काल आपको सब जगह दिख रहा है, वो आह्वान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। उसके बाद देखिए एक युग आता है, वो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद आते आते तो निराशमय जीवन है, जो मेरा अपना आकलन है। और कोई जो है, जो लोग जो विज्ञ लोग हैं, वहाँ विज्ञ लोग हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं आपको कि भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्म है, ठीक है ना। इस अंधकार के उस सिरे पे एक प्रकाश है और उसके पाने का तरीका ये है, ठीक है ना। तो वो एक बड़ा मेरा अपना ये आकलन है कि वो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो उस ज़माने के जो होंगे बड़े ऋषि जिनको हम कहते हैं, जो सोचते हैं दुनिया के बारे में, तो वो उनको निकाल रहे हैं उस निराशा से और फिर खड़ा कर रहे हैं, भाई आप ये मत करो। और फिर मुझे लगता है ये हैपनिंग हुई कब, जिसको हम रीतिकाल या भक्ति काल बोलते हैं। भक्ति काल में भी आप एक समाज में नया उमंग पैदा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपको सूरदास है, कबीर है, तुलसीदास है, उस टाइम का साहित्य देखो ना, वो सब अपनी अपने तरफ से लगे हैं कि भाई तुमको जो है इसका शरण में। फिर में उसमें वल्लभाचार्य संप्रदाय आता है, अष्टमार्ग ये कवि हो रहे हैं, ये कवि हो रहे हैं। किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो? संत कवि हुए, वही संत, मतलब तो वो किसको रास्ता दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, मतलब कारण तो होगा ना उसका। तो मेरा अपना ये है कि ये सब चीज़ों को आकलन करके हमको मतलब उसका, यदि ये विद्वान भी साथ में आए और हमारे आर्कियोलॉजी के जो फाइंडिंग हैं, मतलब जो हमको अवशेष मिलते हैं, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों का आकलन वो करें और उसके बेस पे बोलने पे कि हाँ इसमें ये ऐसा लिखा हुआ है, ये चीज़ ऐसी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि हम एक पेज पे हो सकते हैं। मुझे एक ताज़ा उदाहरण रावत जी याद आ रहा है और अंत में मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी कहा ना कि विद्वान जो लिख गए हैं या विद्वानों ने जो कहा है उसको साक्ष्य, हमारे जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो साक्ष्य कैसे उसको सप्रमाण सिद्ध करते हैं। तो इसी बात का एक ताज़ा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जांजगीर उड़ीसा का एक छोटे से मंदिर में, एक गांव के मंदिर से एक प्रतिमा चोरी हुई थी और वो कस्टम ने हवाई अड्डे पे रोकी थी और आपके यहाँ से ये प्रयास किया गया पता करने का कि ये कहाँ की प्रतिमा है। तो एक विद्वान की पुस्तक के आधार पर यह पता लगाया गया कि फला गांव में इस प्रतिमा की, इस मूर्ति की चंडी के रूप में पूजा होती है, जो चामुंडा के रूप में, जो तंत्र की देवी है। तो उस केस के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि वो आपने बहुत मतलब एक साहित्य के मदद से सिद्ध किया। वो केस क्या था? वो क्या था कि वो कहीं मेरे ख्याल से वो कॉन्फिस्केट किया कस्टम ने, वो वहाँ से गई थी, वो गुजरात गई, अभी आए थे सुबह वही वाले कस्टम वाले, और गुजरात से जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली से जो है वो कहीं बाहर जाने वाली थी, तो वहाँ पकड़ा गया। फिर उसका एक्चुअली ब्रॉन्ज की है वो इमेज, ब्रॉन्ज की चामुंडा की मूर्ति है वो। तो फिर किसी ने बहुत पहले, वो भी किसी फॉरेनर ने उसका वो पुस्तक लिखी थी, हाँ उसका लेख था, उसका फोटो भी था, क्योंकि कई लोग काम करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक सेक्शन है यहाँ पर नीचे जो है, जो एंटिक्विटी वाले, तो उन लोगों ने उसका वो ढूंढा कि ये तो वहाँ की है, और वो फिर वहाँ से वहाँ स्थापित कर दी गई है।
तो ये इस तरह के केसेस में एएसआई का कितना बड़ा योगदान है कि वो मुझे जो मैंने पढ़ा उसके बारे में कि बड़ी प्राचीन प्रतिमा थी और गांव वालों ने उसको एक वरदान के रूप में माना कि प्रतिमा वापस आई, यानी देवी वापस आई हैं और अब गांव में खुशहाली फिर से आने लगेगी। हाँ, उनके भाई उनकी भावना जुड़ी हुई है सब लोगों की, मतलब उनको ये था कि भाई देवी गई तो बरसात भी चली जाएगी, दुष्काल आएगा, ये है। तो ये तो है, मतलब जो है कि आस्थाएं हैं, आस्था से बड़ा कुछ होता नहीं है। लेकिन उस आस्था को फिर से जमाने में एएसआई का एक बहुत बड़ा रोल रहा। नहीं, हमारा तो देखिए, आपका जो आस्था का चिन्ह है हमने आपको दे दिया, आपकी आस्था लौट आई, ठीक है ना, इतना ही हम कर सकते हैं जी। और इसी तरह आपने आस्था लौटाई श्री राम जन्मभूमि में, इसी तरह आपने आस्था लौटाई काशी में, और इसी तरह अब ज्ञानवापी का भी काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो सारे प्रमाण जो हमसे पूछा जाता है, यदि हमारे मतलब ज्ञान के दायरे में वो मिलता है तो हम बताते हैं भाई ऐसी चीज़ होगी। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि ज्ञानवापी से और आपको ऐसे प्रमाण मिलें कोर्ट के आदेश पर जो ये सिद्ध कर दें कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर वास्तव में था और इसका ये स्वरूप था। ये तो ठीक भविष्य बताएगा क्या होता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला। और ये थे यदुवीर सिंह रावत जी, एएसआई के डायरेक्टर जनरल, और आज के इस विशेष साक्षात्कार में आप हमारे मेहमान थे। आपने हमारे लिए समय निकाला और इसके लिए हमने आपका धन्यवाद तो किया ही है, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि एएसआई इसी प्रकार बड़ी तेजस्विता के साथ अपना कार्य करता रहेगा और धरती के नीचे छुपे प्रमाणों को हमारे सामने रखता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।